नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। रूल 37A आया है, उसको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहे थे। रूल 37A क्या कहता है कि 1 और 3B दोनों फाइल होगा तभी रिसिपिएंट क्रेडिट ले पाएगा, यस और नो। अब इसमें देखिए कुछ चीजें आ रही थी दिमाग में, आज सुबह आई तो हमने सोचा इसका टेबल बना देते हैं। मान लीजिए पहला केस, जीएसटी ऑफ वन फाइल्ड यस एंड रिसिपिएंट इनवॉइसेस इज आल्सो अपीयरिंग इन 2B, यानी कि रिसिपिएंट को उसका इनवॉइस 1 में नजर आ रहा है, यानी कि 2B में नजर आ रहा है उसको, और उसके सप्लायर ने 3B फाइल किया और 100% टैक्स पे किया, यानी कि 1 वर्सेस 3B में कोई डिफरेंस है नहीं। तो क्या आईटीसी मिल जाएगा रिसिपिएंट को? यस। रूल 37A एप्लीकेबल होगा? नहीं, नॉट एप्लीकेबल, ये भी लिख देते हैं। अब इस केस में, सेकेंड केस में, जीएसटी ऑफ वन फाइल्ड एंड रिसिपिएंट इनवॉइसेस इज आल्सो अपीयरिंग इन 2B, क्या 3B बट नॉट फाइल्ड? बताइए। तो ये 37 का उल्लंघन हो गया आईटीसी नहीं मिलेगा ना, 37A एप्लीकेबल हो जाएगा। तो whether ITC available? No. Rule 37A applicable and reverse and reclaim। ठीक है, SMT 10 क्यों इश्यू होगा? सीधे DRC 01 भी इश्यू हो जाएगा सप्लायर के लिए। नहीं, पहले वो देते हैं ना, SMT 10 ही देते ना ना, SMT 10 का तो मतलब ही नहीं बनता। 1 वर्सेस 3B के डिफरेंस में रूल 88C एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्या इश्यू हो जाएगा? DRC 1B। इन केस ऑफ सप्लायर DRC 01B shall be issued। अफसर्स के हाथ से ये भी छिन गया, ये भी छिन गया, सिस्टम जनरेटेड। सही है, एकदम बहुत परेशान करते थे सब। ठीक है, इसके बाद ये बताइए, जीएसटी 1B फाइल्ड यस, हाउएवर रिसिपिएंट इनवॉइसेस इज नॉट अपीयरिंग इन 2B, और 3B फाइल्ड है यस एंड 100%। इसका मतलब इसने क्या किया, कुछ 100 इनवॉइसेस में से 98 इनवॉइस अपलोड किए, 2 इनवॉइस आपका सप्लायर ने अपलोड ही नहीं किया, या तो B2C में अपलोड कर दिया, कुछ भी हुआ होगा। क्या आईटीसी अवेलेबल? नहीं है। क्यों नॉट अवेलेबल? हो सकता हो पीओएस का अंतर हो। नहीं, कौन सा सेक्शन का वायलेशन के कारण आईटीसी नॉट अवेलेबल? ये रूल 30, सॉरी सेक्शन 37 38 है। सेक्शन 37 आईटीसी के लिए आप सेक्शन 37 16 4 16 2 सी 16 2 सी डबल ए इधर आ गया नया। हाँ, डबल ए आएगा ना, जनवरी से 2B में नहीं दिखाई दे रहा तो डबल ए आ गया। यस 2B में नहीं दिखाई दे रहा तो डबल ए। मेरा एक यहाँ व्यू और है, हो सकता है वो फाइल किया हो, अपीयरिंग किया हो, बट वो ब्लॉक क्रेडिट में दिखा रहा हो, या पीओएस का दिखा रहा हो, या होटल एकोमोडेशन दिखा रहा हो। इसमें 16(2C भी लिख दें क्या? 16(2C बेसिकली नहीं आएगा ना, आएगा नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक, लेकिन वहां पे जो टेबल में आती है आईटीसी ब्लॉक्ड है या पीओएस के नाते डिफरेंस है या क्या है, तब तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। नहीं, आजकल वो दिखा रहा है उसमें। हाँ ठीक है, फिर तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है क्रेडिट। हाँ, ब्लॉकेज के कारण नहीं मिल रहा, वो अलग कहानी है। एलिजिबल है और पीओएस के नाते अंतर है तो तब भी नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, वेदर एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल, नहीं, वेदर आईटीसी, यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि वो ब्लॉकेज या प्लेस ऑफ सप्लाई का अंतर, ये सब के कारण वो सब बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें और कोई सिचुएशन बन सकती है? सर एक सिचुएशन बनेगी, और क्या कि अगर वो लेट रिटर्न फाइल कर रहा है R1 तो उस मंथ नहीं दिखेगी। ठीक है, ये 37A का सिचुएशन नहीं बन रहा, कोई और 37A में बताइए। 2B में जो दिखाई दे रहा है वही तो आप ले रहे हैं मनीष जी। जी जी जी, तो यहाँ पे 37A का सिचुएशन बताइए।
37A का सिचुएशन बताइए। और 90% अगर पेड किया हो तो? हाँ ये यस यस। यस। तो यस यस एंड पेड पार्टली लेस देन 100% कर दीजिए। पार्टली पेड कर दिया, पार्टली पेड कर दिया। हाँ हाँ। अब बताइए आईटीसी अवेलेबल और नॉट? तो आईटीसी कैसे मिलेगी? हम्म कैसे मिलेगी आईटीसी? देखिए नहीं पूरे तो रूल सबको 30 डिनाई भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, रूल 37A में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 3B पार्टली पेड हो, बस ये लिखा हुआ है 3B फाइल्ड है। मैं ऐसा हाँ करता हूं यस एंड नील फाइल्ड छोड़ दीजिए, मैं पार्टली पेड क्यों लिखूं, एंड नील फाइल्ड। अब बताइए। हाँ, तो इसमें ये क्या है ना कि आप आईटीसी तो जो है वो उपलब्ध तो है, बट आपको रिवर्स करना पड़ेगा और नोटिस भी आएगी। नहीं, कोई रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिलेगा यस, रूल वो। 37A एप्लीकेबल ही नहीं है। रूल 37A सिर्फ ये कह रहा है कि 3B हैज टू बी फाइल्ड। 3B भले मैंने नील फाइल किया है, मुझे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सर इसमें तो सप्लायर का सर लायबिलिटी खड़ा हो ही गया है, डीआरसी 01 के थ्रू वो पेमेंट कराएगा ये। नहीं नहीं सर, एक चीज और बताइए कि ठीक है कि वो अप्लीकेबल आप कह रहे हैं कि नहीं उपलब्ध है आईटीसी, क्या वो एक रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है? हाँ नहीं, देखिए अगर सप्लायर रिसिपेंट का आप आईटीसी रिवर्स करवाना चाहते हैं तो ऑफिसर को 73 74 करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मतलब रूल 37A के कारण सप्लायर रिसिपेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आईटीसी नहीं रिवर्स नहीं, करे। रिसिपेंट के ऊपर नहीं है, बट सप्लायर को तो डीआरसी 01 भी तो इशू हो ही जाएगा, वो तो उसको लिख ही हो दिया जाएगा। हमने, वो तो हाँ हमने ठीक है, लिख तब करेक्ट है। दोनों एंड से सोचना है ना, कि रिसिपेंट एंड से सोचे कि सप्लायर एंड से सोचे। दिया। हाँ दोनों एंड से लिख ही दिया। और कोई सिचुएशन? सर एक पार्सली पेड का भी कर दीजिए। नील कर दिया तो उसमें नहीं आएगा। नहीं, पार्सली पेड में डायरेक्ट नील कोई अलग लिखा चीज नहीं है, मिल रहा है किसके अगेंस्ट में पे किया है। एक पार्सली का अलग बनना चाहिए सर। मुझे ठीक है, मैं लिख देता हूँ अब। हाँ इसी में लिख दीजिए। बात तो एक ही है। नहीं हाँ सर, क्या सर यहाँ पे नील अगर किया तो उस उन जो भी सप्लाई अपलोड है उनके सबके ब्लॉक कर सकते हैं ना डिपार्टमेंट, अगर नील किया तो 3B। नील अगर 3B किया तो रिसिपिएंट को कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना नहीं। सर, उसको ना क्या पड़ेगा करते हैं ना। फिर, वो जहाँ जैसे जिसकी सर क्रेडिट लिया हुआ है। 16(2)(c) की कंडीशन कहाँ पूरी हुई? देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, हम लोग देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, हम लोग रूल 37A डिस्कस कर रहे हैं, ठीक बात है। क्या रूल 37A के अकॉर्डिंग रिसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं, उसके नाते तो नहीं रिवर्स करना बस पड़ेगा। अब तो रूल 37A के बाहर जाएंगे तब तो मैं कहूंगा क्लॉज C का कंडीशन वायलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा। लेकिन वो भी कब, जब 73 74 इश्यू होगा। वो भी कब, 73 74 इश्यू होने के बाद आप मानेंगे, है ना। सर एक दूसरा चीज में मान लीजिए 95% पे कर देता है तो उसके चलते क्या 100% सबका थोड़े रिसिपेंट का आईटीसी ब्लॉक होगा। नहीं नहीं, ओहो, आप हाँ अब फिर ठीक है, रूल ये समझ 37A के 37A बाहर, में तो हाँ 37 37 के के बाहर बाहर लगे। जाके देखे हैं। हाँ ये पॉइंट तो ठीक। एक अलग डिस्कशन है जो हम लोग किया हुआ भी है। 37A में कंपलसरी है कि जीएसटीआर 3B फाइल होना चाहिए। यस, इसमें लिखा हुआ है ना। तो कंपलसरी जिनेश जी। उसको सितंबर तक बढ़ सकता है और नवंबर तक रिवर्स करने का है। सितंबर तक नहीं फाइल किया तो नवंबर तक रिवर्स करना है, और फिर वो सितंबर के बाद जब फाइल करेगा तो आप रिक्लेम कर सकते हैं जब भी करें। अब तो जिनेश जी इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया, नहीं फाइल करोगे तो आगे वाला 1 भी नहीं जाएगा, न 3 भी जाएगा। हाँ लेकिन एक बात बता दूं, दैट अगर ये पोर्टल करता है दैट वो गलत होगा, बिकॉज इट इज नॉट एज पर लॉ। नहीं सर, 37 को छोड़ दीजिए, वैसे भी आप 1 फाइल कर दीजिए और 3 भी फाइल नहीं करिए तो आगे नहीं बढ़ेगा पोर्टल। हाँ वो उसके कारण नहीं बढ़ेगा, ठीक बात है। लेकिन आप जो पॉइंट ये कह रहे हैं मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, दैट अब आई वो डोंट। अब आ रहा है तब देखा जाएगा। हाँ
वो दिक्कत है। वो कैसे कर रहे हैं, हमें रिप्लाई नहीं दिया तो रिकवरी कर देगा शुरू, अब है ना। देखते हैं हम लोग, आने दीजिए। हाँ, मेरा 1 फाइल 3B फाइल दोनों फाइल है। चलिए अब मिनट्स पे आते हैं। 27 पे आए ना। आपके अकाउंटेंट साहब नहीं लिखते हैं क्या आजकल सर? क्या क्या? आपके अकाउंटेंट साहब आजकल नहीं लिखते हैं क्या अकाउंटेंट साहब क्या नहीं लिखते हैं? कि कहाँ तक मीटिंग पूरी हो गई, कहाँ से करना है? पहले हाँ, आपने राजीव जी। जिम्मेदारी दी थी राजीव जी। राजीव जी को दी थी। हाँ, राजीव जी है कि नहीं है तो सही। नहीं है सर, बट मैं हाँ कुछ मीटिंग मिस कर दिया ना सर, हाँ इसलिए हाँ, प्रॉब्लम हो ठीक बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास लिखा हुआ होता है, वैसे ऐसा नहीं है। फिर मैं आप लोग से कोई पूछ लेता हूँ। ये देखिए स्टडी, ये सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये हमने 26 तक किया था, 27। अरुण जेटली जी हैं, यस। इसके बाद वो आना छोड़ देंगे मुझे लगता है। ये देखिए अगेन रेटिफिकेशन हो रहा है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम्म। इसमें कुछ बातें इंटरेस्टिंग मिली हैं। जो नया है उनको बता दूं, ये हम लोग जो मिनट्स बुक डिस्कस करते हैं, इससे क्या होता है कि हमें इंटेंशन पता लग जाता है कि इसके किसी भी नोटिफिकेशन या चेंजेस जो आए हैं उसके पीछे का कारण क्या है, क्या चीज इन्होंने डिस्कस किया था जिसके कारण ये चेंज लेके आए। और पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं, और जो चीज लगती है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं येलो कर देता हूं। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स डिस्कस हो रहे होंगे, रेट्स डिस्कस हो रहे होंगे, तो इसलिए नहीं किया होगा। ये रहा न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। ये है क्या न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम? ये 43A वाला बात कर रहे हैं ना? यस यस, 43A वाला, और जिसमें एनएक्स 1 2 वही 3 वही, आया था। हाँ राइट। इसमें भी मैचिंग उचिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया हाँ था। अभी तक लागू ही नहीं हुआ और अंत में हट अब तो खैर डिलीट ही हो गया है ना, डिलीट ही हो गया जी। लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। द इशू वाज आल्सो कंसिडर्ड in the group of minister headed by Deputy Chief Minister of Bihar, and two models were discussed in detail. These models had two fundamental differences. Firstly, whether provisional credit was to be allowed or not, and secondly, if the seller had not paid the taxes, whether the recovery should be made from the buyer or from the seller. जो अभी हमने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ कि सप्लायर अगर टैक्स पे नहीं करेगा तो रिसिपिएंट से रिकवर करे या सप्लायर से रिकवर करे। तो इन्होंने सप्लायर के लिए एक कहानी लेके आई गए हैं, DRC 01B. A middle ground has been incorporated in the proposed new model, wherein during the transition period, provisional credit will continue to be available for 6 months or so, but will eventually go away. तो अगर हम लोग उसको बहुत पहले पढ़ लिए होते तो हमें पता होता कि ये लोग खत्म करने वाले हैं। With respect to recovery of with respect to the recovery of tax, the first efforts would be made to recover from the seller, but only in special circumstances such as missing seller or seller without any assets, the buyer's credit would be reversed. Apart from these, other points that were common in both the models have been retained. ये जो कहते हैं हाँ कि सप्लायर ने टैक्स पेड नहीं किया, आप पेड करो, वहां पे ये लाइन कोट की जा सकती है। हाँ, लेकिन ये समझना होगा ये न्यू रिटर्न सिस्टम के लिए बोल रहे थे, लेकिन आज जो 1 और 3B का सिस्टम है उसमें अब गवर्नमेंट ने जब DRC 01B लेके आ गई है गवर्नमेंट और बहुत सख्ती से लागू करना चाह रही है। सिस्टम जनरेटेड है, 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। 7 दिन के अंदर जवाब भी नहीं देंगे तो हम, अब जो राजेश जी कह रहे हैं कि हम रिटर्न ही फाइल करना ब्लॉक कर देंगे, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस इन रिकवरिंग द टैक्सेस फर्स्ट फ्रॉम द सप्लायर
एंड अगर सप्लायर से वसूल नहीं हो पाता देन फ्रॉम द रिसिपेंट। नहीं, जो पुरानी जो नोटिस आ रही हैं हाँ उसमें तो वहां पे ये कोट कर दें, क्योंकि मनसाही विभाग की जीएसटी काउंसिल की यही थी, तो आप हमारे ऊपर क्यों दबाव बना रहे हैं? ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, रूल 37A में एक बात याद आ रही है। रूल 37A, मान लीजिए आपका, अच्छा आज भी बहुत सारे सप्लायर है जिनका 1 फाइल्ड है, 3B फाइल्ड नहीं है। हाँ, बहुत सारे हैं सर। तो ऐसे केस में क्या रिसिपिएंट का क्रेडिट रूल 37A इसके ऊपर ऑटो एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? अब 37A इफेक्टिव कब से कर रहे हैं उसमें वो तो ये 26 दिसंबर से तो इफेक्टिव है। पुराने पे नहीं करेंगे। क्या वो इसको नोटिस भेजेंगे, भैया ये आपने इसका 3B फाइल नहीं है, वजह रिवर्स कीजिए आप? नहीं, नहीं, हम्म। नहीं। अगर ये भूतकालीन अगर उसको लागू करते तब तो सबको नोटिस जाता। रिट्रो तो कर नहीं रहे हैं। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? तो इससे पहले नोटिस तो आया है कि रिटर्न उनका हम्म। टैक्स नहीं जमा है, उसकी डिमांड तो किया इन्होंने, हाँ। लेकिन अब इसके आने के बाद तो यहाँ तो नहीं है भाई। आज की डेट से होगा। देख लीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है। मैं बताता हूँ सिचुएशन, आप समझिए। ये तो मुझे अभी याद आ रहा है उस पर। मान लीजिए 17-18 का, और ये अभी क्या चल रहा है, 22-23 चल रहा है। 17-18 का कोई 1 फाइल्ड है, 3B फाइल्ड नहीं है। यहाँ पर इसको 22-23 में एक नोटिस भेज दिया गया 73 का। बस सर ऐसा है कि नया रूल 37A आया है, आपके सप्लायर ने 1 फाइल किया लेकिन 3B फाइल नहीं किया, आप रिवर्स कीजिए। अच्छा, मान लीजिए रूल 37A नहीं होता तो क्या होता? तो डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो तो करेगा। डिपार्टमेंट 73 से रिवर्स ऐसे भी करवाता है। वो तो बाद में करवाता, लेकिन हम क्लॉज तो सी का plea वॉयलेशन है। हाँ, हम लोग तो यही प्ली लेते हैं ना सर, कि अब हम अब लोग अब को तो अब मैं जो पूछ रहा हूँ बताइएगा। अब डिपार्टमेंट 73 इशू करते वक्त रूल 37A कोट कर देता है, बस सर रूल 37A का ही वॉल्यूशन आपको तो रिवर्स करना है, बोल सकता है ना? यस। वो कुछ भी बोल सकता है। वो कुछ भी बोल सकता है। तो अब डिपार्टमेंट बोलता है सर ये पुराना क्रेडिट का जो आपका सप्लायर है 3B फाइल नहीं किया जाए, रिवर्स कीजिए, रूल 37A आ गया है। ये तो प्रोसीजर है, इसमें रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? आज मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूं, भले ये रूल पुराने में लग रहा हो या नए में लग रहा हो। देखिए जो मैंने शब्द बोले हैं प्रोसीजर है, तो रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? नहीं सर, प्रोसीजर में एक शर्त और है ना। क्या? पुराने को पुराना पढ़ा जाएगा, अब पुराना नहीं पढ़ा जाएगा, अब नया पढ़ा जाएगा। फिर से कहिए। पुराने में जो उस समय जो नियम था वहां तक तो वही पढ़ा जाना है। नए में नहीं पढ़ा जाएगा, नए में अब ये पढ़ा जाएगा। नहीं तो मैं नए में ही पढ़ रहा हूँ। तो तो लेकिन मैं 26 दिसंबर के बाद का नोटिस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 26 दिसंबर के बाद वो पुराने पे तो पुराने पुराने पे साल तो के लिए लागू ही नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। कर सकते। तो अच्छा एक बात बताइए, तो ये क्या एप्लीकेबल, मतलब 22-23 का क्रेडिट को रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे, यस, लेकिन दिसंबर के बाद के जो मैं क्रेडिट ले रहा हूँ वो रिवर्स करवाने की कोशिश जी, करेंगे? जी, जी, मेरे हिसाब से यही होगा। यही होगा क्योंकि हम लोग तो बहुत 36(4) नहीं आया है ऐसा करके तो हमने क्रेडिट करवा दिया, एक्सेप्ट। हाँ 36(4) का तो मुझे समझ में आ रहा है। वही तो हम लोग यही ग्राउंड लेते थे कि 36(4) वाज इंसर्टेड फ्रॉम सो एंड सो सितंबर 2019। उसके हाँ पहले एप्लीकेबल नहीं था, सर 36(4) एक इंसर्ट एक नहीं था। बात और है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे भी क्लॉज सी से आपको रिवर्स करना था। हाँ देखिए सर, नहीं, बिल्कुल क्लॉज सी करना तो था, लेकिन एक लेकिन क्लॉज हम सी लोग तो तो 1 जुलाई 2017 से था। नहीं, नहीं, हाँ वो सब बात ठीक है सर। हम लोग कहते हैं ना, पहले सप्लायर को ढूंढ लो, नहीं मिलेगा तो साहब हम कर देंगे। हाँ, बस उसे प्रेस रिलीज भी था ऐसा। लेकिन आपने सप्लायर की तो जांच की और सप्लायर को आपने ओके किया है, उसको आपने सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट में है, उसके बाद अब कह रहे हो कि वो नहीं मिल रहा है, कैसे पॉसिबल है? मतलब आप रूल 37A लगाना चाह रहे हैं लेटेस्ट क्रेडिट के ऊपर? बिल्कुल।
मतलब ये रूल 37A अक्रॉस द इंडिया पुराने क्रेडिट को भी रिवर्स नहीं करेगा। ना। ये सोचिएगा, मतलब ये पॉइंट आएगा। कल ही सेमिनार हुआ था क्लास में, ये शायद संजय भटनागर जी ने पूछा भी था। हमने ये कह दिया था कि नहीं, पुराने में रिवर्सल नहीं करवाएगा, नहीं, ये लेकिन फैक्ट है सर, कैसे लागू हो जाएगा? हाँ, लेकिन मैंने बैक ऑफ माइंड जब सोचना शुरू किया और थोड़ा एनालिसिस करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद रूल 37A 17-18 के क्रेडिट को भी रिवर्स करवा सकता है। नहीं नहीं सर। नहीं, सोचिएगा। ठीक है, ठीक है, डन डन। किसी 4-4 और को साल कुछ बोलना है 5-5 तो साल बताइए। विभाग कैसे सोया हुआ है? हाँ? नहीं, 4-4 साल 5-5 साल विभाग सोया कैसे है? अपनी कमियों को दूसरे के सर पे थोड़े डाल दोगे। बाकी लोग, अजीत जी, बलराज जी, संतोष पाटिल जी, कहिए। प्रीतम जी, क्या ओपिनियन है आप लोग का? तो हम लोगों को 73/5 की नोटिस मिला था इसके संबंध में। अच्छा। Q3 की उसका जमा नहीं है। अच्छा, हम्म फिर अब वो नोटिस का क्या हुआ? तो सर अभी तो कुछ हुआ नहीं, पैसा जमा नहीं हुआ। पैसा जमा नहीं हुआ। ओके ओके। तो DRC 07 के बिना कीजिएगा मत। और अच्छा देखिएगा, मुझे लग रहा है कि और डिपार्टमेंट सब 37A एप्लीकेबल करने लगेगा, और हम लोग को सोचना है कि इसको प्रोस्पेक्टिव कैसे जो एप्लीकेबल करवाया 37A तो जाए। ऑटोमेटिक है ना? ऑटो नहीं है, 37A ऑटो नोटिस तो आएंगे सर, डिपार्टमेंट वालों को इतना अंडरस्टैंडिंग होने तक तो टाइम हो जाएगा, वो नोटिस तो भेजेंगे ही। तो हाँ, लेकिन हम लोग को एक सफिशिएंट ग्राउंड चाहिए कि वाई 37A इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द लेटेस्ट ITC, तो ऐसा करो, लेटेस्ट 1 and 3B। इधर वाले को खोल दो, बस बस पड़ा रहने दो। चलिए ठीक है मनीष जी। राजेश जी अभी सर बोल रहे थे वो आगे से ही होगा प्रोसीजर, अब जैसे आप बोल रहे थे, तो हमको वो ग्राउंड्स पे तो करना पड़ेगा ना सर? नहीं, तो वी नीड टू फाइंड, मतलब कुछ केसेस पता करना होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें क्या क्या, क्योंकि ये इस लॉ में नहीं, किसी और लॉ में तो डिसाइड जरूर हुआ होगा कि प्रोसीजर, अगर सिंपल प्रोसीजर है तो ये रेट्रो है डीवाई या बेथल में शायद प्रोस्पेक्टिव है। उसने कुछ किसी बारे में कहा है ना, डीवाई बेथल में सप्लायर से पहले बस वो करिए। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए आगे आगे देखते हैं। The consensus had emerged to do away with provisional credit and recovery to be made first from the sellers. If in missing dealers cases only, there should be credit reversal from the buyer. He hoped that all would agree with the proposal and approve the same. Secretary stated the proposal had been extensively discussed in the officers' meeting held the previous day, and unanimity had emerged except for two suggestions that the purchaser could be given an option to inform GSTN about the invoices not uploaded by seller. ये एक बहुत अच्छा सजेशन था, ये इन्होंने किया क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा। And that it should not be linked with return filing या automatic reversal process. Excellent था। He further stated that it was a fairly simple model which had been extensively discussed with the state and states. And in view of the unanimity in the officers' meeting, it should be approved unless there were any strong objection on any aspect of the proposed model. चलिए implement नहीं हुआ लेकिन Secretary explained that it had been consistent stand of many that availability of ITC should not be linked with the payment of taxes, but was being opposed by the states. Clause 6 के साथ link मत कीजिए. He added that even if the seller did not pay taxes after uploading the invoice online, the first liability of paying taxes would remain with the seller. If the seller did not pay the taxes, the state concerned following due process of issuing a notice and adjudication, etc., can recover the tax from the seller. However, where ultimately the seller did not pay the tax, the purchaser is not absolved of the responsibility to pay the tax in the proposed model. Thus, the first responsibility of paying taxes would remain with the seller, but responsibility remained with the buyer also in case the seller did not pay the tax. He added that no major change in law was required. So buyer and seller are jointly and severally liable for payment of tax.
कंप्लीट, इतना ही था। रुक जाइए, अब मैं दूसरा खोल लेता हूँ। 27 हो गया। अच्छा, और यहाँ पर अब 28 मीटिंग में पीयूष गोयल जी नहीं आए। अब वो वहाँ है, क्या नाम है इनका, पीयूष, सॉरी, अरुण जेटली जी नहीं आए, पीयूष गोयल जी आए। अब इनकी तबीयत खराब रहने लगी। कौन सा है 28? किस डेट को हुआ ये मीटिंग? 21 जुलाई 2018, 1 साल बाद। हसमुख अतिया जी सेक्रेटरी थे। The Honorable Minister from Uttarakhand stated that initially when the state of Uttarakhand was formed, they only had about 1100 MSMEs, whereas after the industrial package was given to the state in 2003, the number of medium and large industries increased to 41,000, along with 226 heavy industries. However, now all these industries wanted to move out of the state as there was no area-based exemption. Further, due to IGST, they were getting no revenue as it was all getting passed on to the destination states. Honorable Chairperson stated that the issue of Uttarakhand would be examined separately. Area-based exemption क्या था? एंटरटेनमेंट था क्या सर? नहीं, एक्साइज में सेंट्रल एक्साइज हो या फिर स्टेट, सेंट्रल एक्साइज बेसिकली, और या फिर वैट। लेकिन सेंट्रल एक्साइज में एक एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन था। एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन में जैसे इनकम टैक्स में ATIA, IB ये सब नहीं है कि अगर आप इस एरिया में लगाएंगे तो हम आपको 10 साल तक 10 आउट ऑफ 15 ईयर्स को इनकम टैक्स जीरो कर देंगे, या फिर 5 साल तक जीरो करेंगे, उसके बाद 50% उत्तर प्रदेश में भी थे कुछ, उत्तर प्रदेश में। तो दीज वर द एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन। और वैसे ही सेंट्रल एक्साइज में ये एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन निकाले थे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में, यहाँ पर जैसे बदली नाम है ना हिमाचल में, बद्दी बहुत इंडस्ट्री है यहाँ पर, बिकॉज सेंट्रल एक्साइज का एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन दिया गया। अब इनको कहा गया कि मान लीजिए 2014 में कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लगाने वाली है, एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन, बोलो 10 साल तक हम आपसे एक्साइज नहीं लेंगे। अगर आप 10 साल तक एक्साइज नहीं लेंगे, या फिर क्योंकि उत्तराखंड वाले बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैट नहीं लेंगे 10 साल तक जी। सेंट्रल एक्साइज तो सेंटर का मामला हो गया। अब GST आने के बाद ये एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन खत्म हो गया या नहीं हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब लेकिन रूल ऑफ एस्टोपल लग जाता है कि अगर आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया है कोई चीज तो उसको आप हटा नहीं सकते। तो हमने ये मिनट्स में भी पहले डिस्कस किया था। तो मान लीजिए इनको वैट GST लग गया, तो ये स्टेट ऑफ उत्तराखंड क्या करेगी कि जितना SGST लगा है ये इनको इंडस्ट्री को रीइंबर्स कर देगी। हाँ, माफ कर दे देगी, वापस दे देगी। लेकिन किया नहीं किया, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस भी है रूल ऑफ एस्टोपल के, तो नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, कहीं और मूव करेंगे जहां पर शायद और कोई एडवांटेज हो। तो इसका केस तो हमारे पास एक भी नहीं आया कि एरिया बेस्ड एग्जाम्पशन रिमूव हो गया अब इसके केस के लिए। खैर, ये किससे रिलेटेड है? ओके, शेड्यूल 2 का सेक्शन क्या था पहले? 7(1)(b) शेड्यूल 2 का 7(1), इसके A, B, C और D 4 पार्ट थे। 4 पार्ट थे, एक पार्ट उन्होंने वो कर दिया। ये जो D था इसको 1A बना दिया। हाँ तो 7(1) में अगर कुछ लिखा हुआ तो ऑटो सप्लाई बन जाता था वो जी। तो शेड्यूल 2 में जो लिखा हुआ था बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज था। तो या ये जो सप्लाई है या गुड्स की या सर्विसेज, इसमें लिख दिया गुड्स है तो गुड्स होगा, इसमें लिख दिया सर्विसेज तो सर्विसेज होगा। लेकिन शेड्यूल 2 ये डिसाइड नहीं कर सकता वेदर ये सप्लाई है या नहीं। ठीक बात है। हाँ, तो इसको D से हटा के इसीलिए 1A में किया गया था, मुझे याद आ रहा यही है।
अब देखिए, द शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी लॉ प्रोवाइड्स दैट एन अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, इसमें दो पार्टनर है, ए बी, सर दो पार्टनर नहीं है, दो ओनर हैं, लेकिन इनमें ये ए कितना परसेंट का ओनर है, बी कितना परसेंट का ओनर है, ये डिसाइडेड नहीं है। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनडिवाइडेड शेयर कहेंगे। जी बोला अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड a question would arise whether an undivided or unascertain share in goods which included alcohol for human consumption। अब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो नो सप्लाई है, जी जी सर। क्या उसको भी could also become supply of service though it was not in GST। बताइए, इन्होंने क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, इसका आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसे सर क्या है, इस पे अभी एक जगह रेड हुई, तो उस रेड में क्या हुआ कि वो रेस्टोरेंट चलाता है और साथ में वो दारू भी सप्लाई करता है, तो वो पैसे पूरे लेता है। सर्विस टैक्स अब उस पर अप्लीकेबल हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया कि आपके ज्वाइंट हो गया, कंपोजिट सप्लाई हो गया, तो पूरे होल अमाउंट पे जीएसटी उसको लगना है 5%। बल्कि उसने ये प्ली लिया कि ये तो नॉन जीएसटी है, इसको जुटेगा ही नहीं, तो कहा उसकी तुमने अलग सप्लाई कहाँ की। नहीं, कंफ्यूजन क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रेस्टोरेंट में अगर बार भी है तो बार का वो अलग बिलिंग करते हैं, नहीं और बिलिंग फूड का अलग बिलिंग करते हैं। नहीं, बार की बिलिंग तो तब अलग करते हैं ना सर, जब वो परचेज किया और लेके चला गया। नहीं, वहां पिला भी रहा है तो भी अलग बिलिंग करेंगे। वो अलग बिलिंग नहीं है, अलग ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग का ओपिनियन ले लेते हैं, यस सर, अलग ही है। अलग ही है। यस, यस सर। यहाँ जो बिलिंग है वो अलग नहीं है। नहीं अलग नहीं है तो अलग करना पड़ेगा। अगर वो फूड और बार पे दोनों पे 5% लगा रहा है तो इसके ऊपर नोटिस आएगा, इसको बार पे जितना भी स्टेट एक्साइज या वो स्टेट हो वैट गया, है वो देना पड़ेगा। वो सब आ गया नोटिस वोटिस, तभी तो पता चला ये। अच्छा चलिए ठीक है, क्या जांच हो गई, रेड हो गई एसआईबी। ओके ओके ओके। अब मुझे ये जो मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेचने के लिए ही नो जीएसटी है, याद रखिएगा। इसके आसपास जितने भी अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे इसका लाइसेंस ले रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो अनडिवाइडेड शेयर है, भले इन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं हो, इसके ऊपर दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस और इस पे जीएसटी लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए पूछिए। सर अभी जो पॉइंट आपने डिस्कस किया वो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल पर जो आपने पॉइंट अभी रेज किया है, हाँ हाँ वो ये कह रहा है कि मतलब रजिस्ट्रेशन अगर हम लेते हैं उसकी, तो जीएसटी वुड अप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ इट इज ओनली अ कंजम्पशन फॉर अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन बीइंग, जीएसटी वुडंट अप्लाई, राइट? ठीक है, क्या यही बोल रहा है ये? हाँ हाँ यही बोल रहा है। उसके आसपास उससे रिलेटेड कोई चीज है, इंसिडेंटल चीज है, उन सब पे जीएसटी लग जाएगा। ओके, थैंक यू सर। आइए, there would be no automatic reversal of ITC at the recipient's end where tax had not been paid by the supplier। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अब इन्होंने क्या किया, रूल 37A लेके आए। बोला ठीक है भैया, 3B भले नील फाइल हो तो भी हम रिसिपिएंट को क्रेडिट देंगे। मतलब ये थोड़ा 37A मैंने पहले भी वेलकम किया था, आज भी वेलकम कर रहा हूं। 3B बस फाइल होना चाहिए, नील फाइल हो या नई फाइल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम अब जो डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजता है उससे हम लोग कि भैया रिवर्स करो रिवर्स करो, तो अब तो हम लोग ये बोलेंगे भैया 3B उसका फाइल है ना, काम खत्म, उसमें कम दिया ज्यादा दिया ये आपको देखना है। Revenue administration shall first try to recover the tax from the seller and only in some exceptional circumstances like missing dealer, shell companies, closure of business by the supplier। इस पे क्यों ले रहा है?
शेल कंपनीज तो मतलब फ्रॉड का केसेस में तो आप रिसिपिएंट को पेनलाइज कीजिए, लेकिन अगर फ्रॉड आप कोविड में किसी सप्लायर बंद करके चला गया तो उसके लिए आप रिसिपिएंट को पेनलाइज करेंगे। Input tax credit shall be recovered from the recipient by following the due process of serving of notice and personal hearing. He stated that though this would be part of its architecture, in the law there would continue to be a provision making the seller and buyer jointly and severally responsible for recovery of tax, which was not paid by the supplier but credit of which had been taken by the recipient. This would ensure that the security of credit was not diluted completely. चलिए ठीक है सर। ये वैट में भी था ना सर? मुझे हर एक स्टेट का अलग अलग कॉन्सेप्ट था। मुझे लग रहा है कि गुजरात में, झारखंड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि सप्लायर पे करेगा तभी हम रिसिपिएंट को क्रेडिट देंगे। बताइए आप लोग। एक केस में ऐसी हुआ था जब वैट में था, हाँ। रिसिपिएंट ने भरा था सर। हमने रिसिपिएंट ने अच्छा, रिसिपिएंट ने रिवर्स करके भरा था। ओके, भरा था सर। मैं हम वो रूल, कर्नाटका में। हाँ कर्नाटका में। तो कर्नाटका में ऐसा रूल था क्या सप्लायर टैक्स पे करेगा? अजीत जी। जी सर, सॉरी आई मिस्ड। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कर्नाटका में ऐसा रूल है या था कि सप्लायर पे करेगा तभी रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा? वो वैट में था। वैट के जमाने में क्लॉज सी टाइप हाँ, का कुछ था कर्नाटका में। हाँ सर। बाकी उत्तर प्रदेश और गुजरात में ठीक है। तो गोवा में भी था। गोवा में भी था। गोवा में भी था। ओके ओके। और वेस्ट बंगाल में प्रीतम जी? हाँ सर था। यहाँ भी था? अच्छा। और भूपेश जी नाम है ना आपका, आप बताइए झारखंड में था ऐसा क्या? हेलो। चलिए, उधर असम में राजीव जी को आइडिया नहीं होगा भैया। He stated that a provision of supply side control, that is some limit/red flags, would be introduced for newly registered taxpayers and the taxpayers who had defaulted in payment of tax beyond a time period and or those who pushed credit in the system beyond a threshold. For defaulting taxpayers, it is proposed that after 2 defaults, that is if he has not paid tax for the month of April and May, then July month onwards, his invoices could not be seen by the buyer and credit flow would be blocked. For such cases, uploading of invoices shall be allowed only after the default in payment of tax was made good. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लेके आ गए ना? ये कहाँ, किस सेक्शन में? लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। किस सेक्शन में ये चीज आया है कि नया रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा तो हम नहीं देंगे वगैरह वगैरह? बताइए। सेक्शन 38 में रिसेंटली हुआ था ना सर ये? हाँ, लेकिन ये अभी कुछ सेक्शन 38 कह रहा हूँ। हाँ, सेक्शन 38, यस यस, पिछले फाइनेंस एक्ट में। He further suggested that the provision in the law making the buyer and seller jointly and severally responsible for ITC availed on which tax was not paid by the suppliers was not a very good formulation, as tax administration would tend to straight away go after the recipient for recovery of tax not paid by the supplier. He stated that it should be carefully worded and a better formulation would be to provide that the liability would be first on the seller, and if he fails to pay, then the liability would be of recipient. He further stated that some eminent economist had suggested that all taxes could be paid on reverse charge basis. कौन है भैया? सारे टैक्स को रिवर्स चार्ज में? The honorable chairperson observed that such new scheme could not be considered at this stage. He further observed that even directors of the companies were jointly and severally responsible. इनको डाउट है, मैं आपको बता रहा हूं, कि सप्लायर ने पे नहीं किया तो हम रिसिपिएंट का रिवर्स करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जहां पर इन्होंने ये कहा कि बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट सेवरली लायबल। इनको खारिज कर दिया गया, बोला ओनली सप्लायर इज लायबल बिकॉज ही इज द रजिस्टर्ड पर्सन। इसके ऊपर लेवाई हुई है तो इसी को आप लायबल करेंगे ना। हेलो,
हाँ आप रिसिपिएंट से रिवर्स कैसे करवा सकते हैं? ठीक। आज आप सोच के देखिए, एग्रीगेटर के केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, स्विगी जोमेटो के केस में जो ढाबा ओनर है या रेस्टोरेंट ओनर है, आर दे लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और स्विगी और जोमेटो आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स? स्विगी 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 ई तो कॉमर्स ऑपरेटर ये नहीं Yes, देते हैं तो क्या आप रेस्टोरेंट वालों को पकड़ लेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये नहीं। पूरा अगर आप थ्योरी या जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे आईटीसी का तो आप में निकलेगा, दे आर सेइंग दैट, और उसमें इसलिए वो लॉ में भी नहीं लिख पा रहे। लॉ में कहीं लिखा हुआ है दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल? नो। कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे केस केस हमें ढूंढने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि दे आर नॉट सेवरली लायबल। The honorable chairperson also made a reference to briefcase companies, यानी कि जो fraud companies है, who sell goods enabling the recipient to take input tax credit and vanish after 2 to 3 months. He observed that if such companies were not traceable, then the recipient who had used the ITC would be liable to pay the tax, even though he might have paid the tax to the seller. He suggested that to address this problem, one option could be that when a buyer was purchasing goods from unknown seller or a new seller, he should obtain his GST and make payment of tax to the government and pay rest of the amount of the seller. वाह, क्या क्या कह रहे हैं पता है आपको? प्रैक्टिकली नहीं है सर। हाँ, बोला ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, और 3 महीने तक, मान लीजिए 100 + 18 = 118, तो 3 महीने तक रिसिपिएंट क्या करेगा, ऐसे गुड्स तो खरीदेगा लेकिन इसको सिर्फ 100 ही रुपया देगा, इसका जीएसटी ले ले, और ये इसके बिहाफ पे 18 रुपया जमा करवाते रहे गवर्नमेंट को। यानी कि फॉर फर्स्ट 3 months इट विल बी ट्रीटेड एज रिवर्स चार्ज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर इंटरस्टेट है तो सर तो भी क्या, कोई भी होगा, तो भी हो जाएगा, वो तो अनेबल मतलब करना ये तो पड़ेगा। चोर तो चोर ही रहने वाला है। 3 महीने के बाद भी उसको हाँ। सिस्टम में रेगुलर हो जाएगा, 6 महीने के बाद चालू कर देगा। 6 महीने के बाद चोर से चोर ही रहेगा। ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ ठीक है, जो कैरेक्टर डेवलप हुआ स्कूल में वो थोड़ी छूटेगा बड़े होकर। यहीं तक करें हम लोग, कल मिलते हैं, कल बाकी करेंगे, और आज प्रीतम जी का नोटिस डिस्कस कर लेते हैं।